नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि खिलाड़ी भी होते हैं, सियासतदान भी होते हैं यानी पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उलमा व मशाइखीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह जो स्कॉलर्स होते हैं और ख़ास तौर पर समाजी और इंसानी हकूक़ के जो जहदकार होते हैं, उन्हें भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ऐसे नौजवान लड़के लड़कियाँ भी हमारे प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं जो अपने मुतल्लिक़ा शोबों में, चाहे वो तालीमी शोबा हो या फिर दीगर शोबे हों या पेशा वराना शोबे हों, उसमें अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त बनाते हैं या अपनी मुनफरिद पहचान बनाते हैं। तो बहरहाल आज जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है वो कोई खिलाड़ी है और ना ही वो कोई सियासतदान है, ना कोई स्कॉलर है, लेकिन आपको बता दूं कि वो एक मिडिल लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं जिन्होंने हाल ही में पायलट की ट्रेनिंग मुकम्मल की है। एक लोअर मिडिल क्लास के नौजवान के लिए एक पायलट बनना कोई मामूली बात नहीं है, और इसलिए मामूली बात नहीं है कि उस पर लाखों रुपए के मसारिफ आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह के नौजवानों की माली मदद करता है तो फिर वो अपनी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते हैं। और इस मामले में आपको बता दूं कि रोज़नामा सियासत यानी सियासत मिल्लत फंड जो जनाब जाहिद अली खान साहब एडिटर सियासत की क़ियादत में चलता है, उसने और आपको बताऊँ अहमद नवाज़ खान जो दुबई में रहते हैं उन्होंने और इफ्तिखार हुसैन साहब फैज़ान ट्रस्ट ने इस नौजवान की हौसला अफजाई में, उसकी माली मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी। नतीजे में आज वो एक पायलट बनकर आपके सामने मौजूद है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यार आलम की, जिनके वालिद हैं मोहम्मद शेरयार रिजवी और अल क़ादरी। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत खैर मकदम है मोहम्मद यार आलम। तो बहरहाल हमारे इस चैनल पर या इस प्लेटफॉर्म पर आपको यानी मदऊ करने का मकसद ये है कि हमारे दूसरे जो नौजवान हैं उनको इंस्पायर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। तो पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं और आपसे सवाल ये करते हैं कि स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए जी। आपने जैसे सवाल पूछा उसका जवाब मैंने अपना क्लास 10 की तालीमात हैदराबाद डॉक्टर के गौतम से किया है और अपनी क्लास 12 श्री चैतन्या से किया है और आगे की मैंने अपनी इंजीनियरिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से की जी जी। और फिलहाल मैंने अभी रिसेंटली अपनी कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग ली है चाइम्स एविएशन एकेडमी से जो मध्य प्रदेश में। अच्छा, आपने कहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है। क्या था स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? उसमें मैंने एरोस्पेस किया था, प्लेन के मुतालिक ही है ये सब्जेक्ट्स इसमें। कि प्लेन कैसे वर्क करता है या रॉकेट्स कैसे बनते हैं, तो उसके मुताबिक। अच्छा, ये बताइए कि शहर से दूर, माँ बाप से दूर रहकर पढ़ना कैसा लगा आपको? थोड़ा डिफिकल्ट था, बट जैसे बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वैसे ही अब क्योंकि एरोस्पेस के उस टाइम हैदराबाद में थे एक दो, बट लवली प्रोफेशनल का नाम ज़्यादा अच्छा था इस कोर्स के लिए और मेरे और कुछ दोस्त थे तो वो वहाँ पे लिए बोला बहुत अच्छा है, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गई थी और स्कॉलरशिप भी मिला था मुझे 50% वहाँ पे। अच्छा, तो इसके चक्कर में जाना पड़ा था। अच्छा, ये बताइए कि आप तो पायलट बन गए हैं, कमर्शियल पायलट बन गए हैं और हो सकता है कि अब जो टाइप रेटिंग है अगर वो करने के बाद आप बाज़ाब्ता किसी एयरलाइन जो कंपनी है उसमें ज्वाइन भी करेंगे बहैसियत पायलट, तो ये आप बताइए कि आपको पायलट बनने का ख्याल कैसे आया? शुरू से ही बचपन से ही प्लेन वगैरह जब देखता था तो बहुत अच्छा लगता था कि कैसे उड़ता है, ये सब दिमाग में चलता था। बट जैसे ही हाथ में जब 9th-10th क्लास के पास फ़ोन या इंटरनेट हाथ में आया तो उससे पता चला कि पायलट्स रहते हैं, वो उड़ाते हैं। तो 12th तक पता चला कि 12th के बाद हम बन सकते हैं। अच्छा, बट उतना आइडिया नहीं था क्योंकि कोई है नहीं फैमिली में या कहीं दोस्त वोस्त भी कोई है नहीं, पायलट कैसे बनते, बहुत रेयर है कोई पायलट दिखे हमें। तो फिर जैसे ही जब इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो और दोस्त मिले जिनको प्लेन वगैरह में शौक था, उनके थ्रू पता चला कि कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, लाइसेंसेस लेना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद रिसर्च की और फिर वैसे ही शुरुआत हुई मेरी। अच्छा, ये बताइए कि आप एक मस्जिद के इमाम साहब के फर्जंद है, तो आपको मुश्किलात पेश नहीं आई? क्योंकि जो फ़ीस होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि चाइम्स एविएशन एकेडमी मध्य प्रदेश से चाइम्स एविएशन एकेडमी मध्य प्रदेश से इन्होंने पायलट की
पायलट का कोर्स किया। तकरीबन 14 माह का ये कोर्स होता है और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस कोर्स के दौरान यानी 14 माह के दौरान थ्योरी तो अलग ही है, लेकिन प्रैक्टिकल की अगर बात करते हैं तो कम से कम 200 घंटे यानी परवास करवाई जाती है, यानी तैयारा चलाना सिखाया जाता है। तो आप ये बताइए अपने मुश्किलात के बारे में, क्योंकि देखिए एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का अगर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आप लोगों ने ये कैसे कवर कर लिया? तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए पहले। तो फीस स्ट्रक्चर जैसे कि वहाँ पे सिर्फ फ्लाइंग के जो आवर्स से 51 और करीबन 60 लाख से करीब खर्चा हुआ ट्रेनिंग में। अच्छा, 60 लाख 60 लाख जी जी अभी तक। तो शुरू में तो इतना अमाउंट तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे जैसे अब्बू इमाम साहब हैं तो इतनी सैलरी तो होती नहीं है ना, सेविंग से इतनी कर पाए। तो शुरू में तो अब जब मैंने बताया तो कोशिश करे इधर उधर से, बट नहीं हो पाया, फिर हार मान गए। एक टाइम में था कि ठीक है अब कोई और कोर्स ही कर लेते क्योंकि बहुत महंगा है, नहीं एफर्ट कर पाएंगे। तो फिर भी कोशिश करे कि कहीं से क्या पता स्कॉलरशिप मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से लोन, बट कहीं से कुछ नहीं हुआ। फिर कहीं से कनेक्शंस के थ्रू, मालूमात के थ्रू ज़ैद अली खान साहब के पास आए। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या है कैसे है, और पहले भी उन्होंने जैसे सलवा फातिमा को बनवाया था तो उनके थ्रू ऐसे लोगों ने बोला कि उनके पास जाइए वो ज़रूर मदद करेंगे। तो जब आए तो उन्होंने बहुत हौसला दिया कि हाँ हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने तरफ से न्यूज़पेपर में भी दिया, जो इस सियासत के व्यूअर्स हैं और जो रीडर्स हैं उनके तरफ से हेल्प आई। फिर सर ने भी बहुत हेल्प की। फिर इफ्तिखार हुसैन साहब जो फैज़ आम ट्रस्ट है उन्होंने भी बहुत हौसला दिया, उनके थ्रू ही हम आए यहाँ पे ज़ैद अली खान साहब के साथ पास। तो उन्होंने बहुत हौसला दिया कि नहीं हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बस मेहनत करो। जी जी। तो वैसे फिर मेरी शुरुआत हुई। तो शुरू में तो एडमिशन का मेरा हो गया था सिलेक्शन, बट फीस का कुछ हो नहीं रहा था। फिर जब यहाँ पे आए फिर मदद मिली यहाँ से, तो फिर मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद से फिर मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, हमेशा हर कदम में साथ रहे ज़ैद अली खान साहब और इफ्तिखार साहब, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी वो हमेशा हाल चाल पूछते रहते थे, कोई ये वो तकलीफ़ तो नहीं है। और जैसे कि अभी भी आगे मुझे टाइप रेटिंग करनी है, उसमें भी अभी साथ है। तो ज़ैद अली खान साहब और आमिर अली खान साहब ने भी बहुत मदद की। उन्होंने हमेशा हर स्टेप में मुझे पूछते रहे, क्योंकि उनको पता था इस फील्ड के बारे में, तो थोड़ा बहुत वो हमेशा अप टू डेट रहते थे। और उन्होंने बहुत गवर्नमेंट के थ्रू भी उन्होंने मदद दिलवाई ऐसे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक पायलट बनने का सवाल है, और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल है। बच्चे ख्वाब तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होता, ना उनके माँ बाप का ना उनके बच्चों का। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यार आलम खुश नसीब है इस मामले में कि अल्लाह ताला ने उन्हें और या उनकी मदद के लिए जनाब ज़ैद अली खान साहब जैसी शख्सियत, या फिर इफ्तिखार हुसैन जैसी शख्सियत, या आमिर अली खान साहब जैसी शख्सियत को आगे बढ़ाया, और उनके दिलों में, उनके अज़हान व क़ुलूब में ये डाल दिया कि इसकी मदद की जाए, इस बच्चे की मदद की जाए। तो बहरहाल सियासत मिल्लत फ़ंड और फैज़ ट्रस्ट की जानिब से मदद की गई। और दुबई में जो मुक़ीम है अहमद नवाज़ खान साहब, जो जनाब ज़ैद अली खान साहब के हरदिल अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने भी इस लड़के की भरपूर मदद की। और यकीन मानिए कि मदद जो करते हैं हम अपने बच्चों की, ये कोई बड़ा एहसान नहीं होता, ये क्योंकि हर फ़र्द होता है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मोहम्मद यार आलम भी मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है, और इनकी मदद करके कोई ये नहीं कह सकता कि हमने एहसान किया है। एहसान की कोई बात नहीं है, बल्कि अपने बच्चे की मदद की है, ये हमारे ख्यालात होने चाहिए। और अल्लाह के फजल है कि जनाब ज़ाहिद अली खान के भी इसी तरह के ख्यालात हैं, इफ्तिखार साहब भी यही फ़िक्र के हामिल हैं, और आमिर अली खान साहब भी बड़ी खामोशी के साथ लोगों की मदद कर देते हैं। तो बहरहाल एक बात बताइए मोहम्मद यार आलम के, जिस अंदाज में ये भी कहा जाता है कि आप लोगों ने कुछ अपने पास जो कुछ भी था वो भी फ़रोख्त किया था। जी, तो जितनी भी सेविंग थी अब्बू की, या घर में थोड़ी ज्वेलर्स वगैरह थी मम्मी की, तो वो बेच के रहन वगैरह में रखकर थोड़ा घर से भी इंतजाम किए थे। तो रिश्तेदारों ने मदद नहीं की? रिश्तेदारों ने क्योंकि जितना हो सके उन्होंने किया। जी जी जी, सही आपने कहा है। वैसे भी आप ये बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि पायलट बनने के लिए लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और ठीक है पैसे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग भी ईजी नहीं होती है, डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपको जुनून है, पैशन है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। अप्स एंड डाउन तो हर फील्ड में ही होती है। फेलियर ऐसे ज़रूरी नहीं कि कहीं आप फेल हो जाओ तो आप गिव अप कर दो। तो इसमें होती है क्योंकि हमें फ्लाई करते सीखना पड़ता है। अब नॉर्मल कार और बाइक नहीं है, तो सीखने में इतना आसान नहीं होता है। बट 14 माह की जो ट्रेनिंग दी, यानी 14 मंथ की जो ट्रेनिंग रही है, उसमें थ्योरी भी होती है क्या?
जी, थियोरी हमें 6 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं। अच्छा, क्या है सब्जेक्ट्स वो? एयर मेट्रोलॉजी, हाँ। एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक और आरटीआर। अच्छा तो ये 6 सब्जेक्ट्स हमें क्लियर करने पड़ते हैं और इनमें से एक का लाइसेंस भी मिलता है आरटीआर का। अच्छा जी अच्छा, ये बताइए कि आप तो कमर्शियल पायलट बन गए हैं, क्या आपको लाइसेंस मिल चुका है? जी, मुझे लाइसेंस मिल चुका है। चले, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि जब ट्रेनिंग होती है तो जो यानी तैयारे होते हैं, जो प्लेन होते हैं, वो सिंगल इंजन पे ही आप ट्रेनिंग करते हैं या फिर मल्टी इंजन पर भी जो करते हैं? 200 घंटे आप जैसे बोले हैं कि 200 घंटे होते हैं, उनमें से 185 आवर्स हमारे सिंगल इंजन के होते हैं। अच्छा और 15 घंटे मल्टी इंजन के होते हैं। अच्छा अच्छा, तो तो ये तैयारे कौन से होते हैं? जैसे कि सिंगल इंजन में हम शुरू में डुअल फ्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा बाद में फिर जब हम इंस्ट्रक्टर को हमारे यकीन हो जाता है और हमें भी खुद पे यकीन हो जाता है कि हम अकेले उड़ा सकते हैं, तो फिर एक जो हायर अथॉरिटी वाले जो पायलट रहते हैं वो हमारा चेक लेते हैं। एक किस्म का एग्जाम ही हो गया वो। अच्छा तो वो अगर हम उसमें अच्छा कर रहे हैं फिर वो हमें सोलो भेजते हैं। अच्छा। हम अकेले उड़ाते हैं। तो रिक्वायरमेंट है डीजीसीए का, हमें 100 घंटे सोलो उड़ाना है। सीपीएल लेने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उसमें से 126 घंटे सोलो उड़ाए हैं। अच्छा, बहुत खूब, अच्छी बात है। ये सेजना 172 मैं समझता हूँ कि सिंगल इंजन आपने उड़ाया है। जी, फिर डबल इंजन का जो क्या है? डायमंड DA-42 है। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा होता है, मतलब क्या फ़र्क है इन दोनों में? तो एक तो सिंगल इंजन का फ़र्क है, लेकिन दूसरे और क्या फ़र्क है? जैसे पावर ज़्यादा रहती है क्योंकि 2 इंजन है उसकी। तो ऑल्टीट्यूड क्रूजिंग जैसे कि नॉर्मल हम लोग, क्योंकि इसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम नहीं रहता है, तो हम वैसे तो नॉर्मल इंसान 10,000 फीट तक आराम से सांस ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद हमें मुश्किलात होती हैं विदाउट प्रेशराइजेशन सिस्टम। तो क्योंकि ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट उतने बड़े नहीं होते हैं, तो इसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम होती नहीं है। जी जी, वैसे ये प्लेन 16-17 हज़ार तक ऑपरेट कर सकते हैं, बट ड्यू टू ह्यूमन इनकेपेबिलिटी अच्छा हम अच्छा। उतना ऊपर जाते नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आपको कमर्शियल पायलट मिल गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अभी एज ए पायलट मुलाजिमत नहीं मिल सकती जब तक कि आप टाइप रेटिंग नहीं करते। तो टाइप रेटिंग का जहाँ तक सवाल है, A320 ये क्या है फिर? ये एक मॉडल है एयरबस का A320, जो हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो चलते हैं इंडिगो, एयर इंडिया में। तो वो अब क्योंकि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, उसमें कम सिस्टम्स रहते हैं, कम बटन्स वगैरह रहते हैं। जी जी, तो जैसे ही हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट जाते हैं तो उसमें सिस्टम्स वगैरह ज़्यादा रहता है, ऑटो पायलट रहता है, हमारे इंजन्स के सिस्टम्स के प्रेशराइजेशन सिस्टम रहता है। तो ये 50 डेज़ का कोर्स होता है जिसमें हमें पूरी प्लेन के बारे में मालूमात की जाती है और कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी बताया जाता है। जी जी, तो एक बार ये कोर्स होता है, उसमें एग्ज़ाम भी होते हैं। वो क्लियर करने के बाद हम टाइप रेटेड कहलाए जाते हैं। तो अच्छा। हमारे लाइसेंस में एंडोर्स होके आता है कि मैं इस एयरक्राफ्ट में रेटेड हूँ, तो मैं अच्छा। एयरक्राफ्ट उड़ा सकता हूँ। ये तो फिर आपको जितने भी एयरलाइंस है वहाँ पर आपको मुलाजिमत मिल सकती है। जी। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब कहा कि 50 दिन का ये कोर्स है, लेकिन उसकी फ़ीस क्या होती है? तो उसकी फ़ीस जैसे कि थाईलैंड में अगर इसका L3 हैरिस नाम से एक है, वहाँ पे 17 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग आपका स्टे वगैरह जी, जी। ऐसे। तो 17 से 20 लाख के करीबन लगता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से आप करते हैं। दूसरी जगह लंदन वगैरह में भी है? लंदन वगैरह में भी है, क्योंकि लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव है। सबसे चीपर अभी फ़िलहाल थाईलैंड का है। इंडिया में का क्या हाल है? इंडिया में भी करीबन सिमिलर ही प्राइस है, बट क्योंकि लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस पायलट्स हैं वो बोले बाहर को आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग आपने इंडिया में कर ली है, तो आप एक बार बाहर के एक्सपोजर क्योंकि ये कंपनी जो एयरबस है ये है यूरोप की कंपनी, फ्रांस की। तो जो L3 हैरिस है ये यूरोप बेस्ड कंपनी है। तो इनके जो इंस्ट्रक्टर्स थाईलैंड में भी आएंगे तो यूरोप के आएंगे। तो बेसिकली आप वो बोलेंगे कि आप उसी नेशन से, कोई एक कंपनी अगर इंडिया की है जो बनाने वाली कंपनी, अगर आप वहाँ के लोगों के सीखोगे तो आप बेसिकली जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे कंपेयर टू कहीं और से। जी जी। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा पता, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जी जी, बिल्कुल आपने सही ही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मेहनत का सवाल है, अगर कोई नौजवान मेहनत करता है और उसका परवाज़ तख़य्युल बहुत बुलंद होता है, मैं लफ्ज़ परवाज़ तख़य्युल इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये परवाज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल यकीन मानिए कि एक मिल्लत में अगर नौजवान मेहनत करने लगें तो मिल्लत के
जो किस्मत है या मुक़द्दर है वो बदल कर रह जाएगी। वैसे भी अगर कोई कौम तालीमी शोबे में आगे रहती है तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो उसका ये होता है, ख़ास तौर पर मुसलमान के बारे में ये कहूँगा कि अल्लाह पर ईमान होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान होता है। और जब ये दोनों चीज़ें मेहनत के साथ मिलती हैं, यानी इल्म, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है, तो यकीन मानिए कि आज हमें कहाँ होना चाहिए था इल्मी शोबे में और हम कहाँ हैं। लेकिन खुशी की ये बात है कि आजकल हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तालीमी शोबे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि तासुब, जानिबदारी, अदावत, दुश्मनी, जुल्म जबर सबका मुकाबला अगर किया जा सकता है तो तालीम के ज़रिए किया जा सकता है। और हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं वो अब ये पूरी तरह समझ चुका है। लेकिन याद रखिए कि अगर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो उनके लिए माली जो मुश्किलात होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला होता है, और उसे हल करना मिल्लत के हर फ़र्ज़ का फ़र्ज़ बनता है। आज मोहम्मद यार आलम टाइप राइटिंग करना चाहते हैं, और अगर वो टाइप राइटिंग कर लेते हैं, यानी 50 दिन का कोर्स कर लेते हैं, तो वो दुनिया के किसी भी एयरलाइंस में बहैसियत पायलट मुलाजिमत कर सकते हैं और अपने मिल्लत की खिदमत कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के बच्चों की मदद ज़रूर करें। अगर आप मदद करना चाहें तो सियासत मिल्लत फ़ंड के ज़रिए मदद कर सकते हैं। आप मदद करना चाहते हैं तो आइए सियासत दफ्तर सियासत आइए, यहाँ पर भी उनके लिए अतियात दे सकते हैं। अतियात तो नहीं कहूँगा, आप उनको बहैसियत एक हदिया उनकी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। 17 से 20 लाख रुपए इनकी फ़ीस बनती है। अगर ये मिल जाते हैं तो फिर ये लड़का अपने जो ख्वाब देख रहा है उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। आप क्या कहेंगे? तो अभी तक तो इधर तक का सफ़र मैं ज़ाहिद अली ख़ान साहब और इफ्तिखार हुसैन साहब और आमिर अली ख़ान साहब के मदद से आ गया हूँ, बट आगे जो और एक चढ़ाव बाकी है, टाइप राइटिंग जो आखिरी चढ़ाव है, जी जी, ये अगर मेरी ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो मैं कोई भी एयरलाइन में जॉब कर सकता हूँ। जी जी, तो अभी ये वाली चीज़ के लिए अगर जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग हैं, आमिर अली ख़ान साहब, ज़ैद अली ख़ान साहब और इफ्तिखार हुसैन साहब साथ में मिलके अगर, तो जो भी हमदर्दान मिल्लत हैं वो भी अगर मुझे सपोर्ट कर दे इस जो अभी मुश्किल पड़ाव है, तो मेरी ये वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी टाइप राइटिंग, और मैं फिर कोई एयरलाइन में काम कर सकूँगा। अच्छा ये बताइए कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, और जब मदद हासिल कर लेते हैं और बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, कमाने लगते हैं और एक बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, यानी आदमी तो बड़ा अपने अमल से होता है लेकिन अच्छा कमाने लगते हैं, खुशहाली उनके पास आ जाती है, तो वो फिर अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने आपकी मदद की है। बल्कि फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि अगर कोई आपकी मदद करता है तो जब आप अपने कदम जमा लेते हैं, अच्छी तरह मजबूती हासिल कर लेते हैं, तो मिल्लत की मदद करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं कौन से फेज से गुजरा हूँ, कि मुझे जैसे कि मेरे पास मेहनत तो मैं कर सकता था, बट उस मेहनत करने के लिए भी अब मुझे पैसे चाहिए थे, तो वो बड़ी मुश्किल से मिले थे। अब मैंने इधर उधर पहले स्कॉलरशिप का देखा, लोन्स का देखा, तो कुछ मिल नहीं पाया, बट आखिर में जब हुआ तो मुझे पता है कि अब किसी और को भी अगर ये बनना है तो मैं ज़रूर, अगर कल के दिन मैं जॉब करने लगूंगा और मेरे पास पैसे सैलरी आएगी, और किसी सेम स्टूडेंट को अगर मैं किसी को देखूँ उसको ज़रूरत है और वो करना चाहता है, जुनून है उसके अंदर, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे खुद की याद आएगी इस मोमेंट पे। बहुत अच्छी बात कही और प्यारी बात कही। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे कि पायलट बनाने का अगर कोई मिशन है तो आपको दो अफराद हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं, एक तो राहुल गांधी और दूसरे जनाब ज़ाहिद अली ख़ान। और जनाब ज़ाहिद अली ख़ान को इसलिए इम्तियाज़ हासिल है कि एक यानी राहुल गांधी तो जिस अंदाज़ में एक गांधी ख़ानदान के चश्मे चिराग हैं, उसी तरह अगर आप ज़ाहिद अली ख़ान साहब देखेंगे तो सियासत के ज़रिए उन्होंने एक लड़की सलवा फातिमा को यानी पायलट बनवाया, और फिर आप देखेंगे कि अब मोहम्मद यार आलम भी पायलट बन चुके हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है तो वो उन्होंने भी एक लड़के को, निर्भया के जो भाई हैं उनकी तालीम की जिम्मेदारी कबूल की थी, उन्हें पायलट बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के लोगों की न सिर्फ मिल्लत के लिए बल्कि कौम के लिए भी ज़रूरत है। अगर इस तरह हम आगे बढ़ते हैं तो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, इनके जो ख्वाब हैं वो शर्मिंदा ताबीर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ख्वाब देखना मत छोड़िए, लेकिन ख्वाब अगर आप देखेंगे तो उसको अमली जामा पहनाने के खुद ब खुद वसाइल पैदा होंगे, सोर्सेस पैदा हो जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो आमने सामने है, हम इसी तरह के नौजवानों को लेकर आपके सामने पेश होते हैं, या फिर उलमा और मशाइखिन को भी आपके सामने पेश करते हैं, दानिशवरान मिल्लत, हमदर्दान मिल्लत को भी
पेश करते हैं आपके सामने, मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन एक बात हम आपसे ये अपील करेंगे कि इस नौजवान की ज़रूर मदद करें, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि आज हम ये अपने बच्चे की तरह मदद करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी औलाद की भी उसी तरह मदद होगी जिस तरह इस बच्चे की मदद हुई, और गैब से आपके बच्चों की अल्लाह ताला मदद ज़रूर करेंगे। तो वैसे भी किसी की मदद करना, इवन आप अब देखिए कि मुस्कुरा कर किसी को देखना भी सदका होता है। तो अगर हम किसी बच्चे की मदद करते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। तो बहरहाल हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत रही है कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में जो हमारे मेहमान होते हैं उनसे एक मैसेज लेते हैं, एक जामे और मुख्तसर मैसेज लेते हैं। और आज हम मोहम्मद यार आलम से भी एक मैसेज लेंगे अपनी मिल्लत के नौजवानों के लिए, नौजवान लड़के लड़कियों के लिए। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कुछ भी बनना है उन्हें, डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट मेरे जैसे, तो अपने ड्रीम्स को ऐसे कभी गिव अप मत कीजिएगा। जैसे कि मैं एक टाइम पे गिव अप करने लगा था क्योंकि मुझे फाइनेंशियल कंडीशंस के इश्यूज़ थे, बट उससे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे इस मुकाम तक मैंने पहुँचा। और उन ज़ाहिद अली ख़ान साहब, इफ्तिखार हुसैन साहब, आमिर अली ख़ान साहब और अहमद नवाज़ ख़ान साहब, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने तक बहुत मदद की, उनके बहुत बड़ा हाथ है इधर तक पहुँचाने तक। तो आप लोग भी अगर कोई भी चीज़ कुछ भी बनना चाहते हैं तो ऐसे गिव अप मत कीजिएगा, हिम्मत मत हारिए और लगन से कोशिश करते रहिए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर पूरा होगा। तो बहुत ही प्यारा मैसेज इन्होंने दिया है, कर मेहनत खाने मत। लेकिन याद रखिए जो बंदा अपने मोहसिनों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि मोहम्मद यार आलम ने अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कहा कि मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये मुकाम हासिल हुआ है। और इसके लिए ये शख्सियतें जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब हैं, इफ्तिखार हुसैन साहब हैं, आमिर अली ख़ान साहब हैं, या फिर अहमद नवाज़ खान साहब जैसे हमदर्दान मिलत है, उन्होंने भरपूर मदद की है। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाते हैं, लेकिन इख्तिताम के मौके पर भी आपसे कहते हैं कि सियासत मिलत फ़ंड के ज़रिए इस लड़के की मदद कीजिए। अगर ये टाइप रेटिंग कर लेता है 50 रोज़ा कोर्स, तो फिर कमर्शियल पायलट की हैसियत से परवाज़ उड़ाने लगेगा या परवाज़ भरने लगेगा। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे को इजाज़त दिए, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।